हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब इसके अंदर हम जो सीखेंगे, इसके अंदर हमारे टॉपिक्स जो है जो कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नाम से दिए गए हैं बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में बजट क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मीनिंग देखेंगे इसके अंतर्गत, और इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों बजट बनाती है ना, क्या कारण है कि बजट बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट देखेंगे। कंपोनेंट्स में आता है यहाँ पर दो प्रकार के, कि रेवेन्यू बजट बनता है और दूसरा कैपिटल बजट बनता है ना। तो ये कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। फिर बजटेड रिसीट्स क्या होती है। बजटेड रिसीट्स मतलब होती है इसमें रेवेन्यू इनकम कैसे प्राप्त होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। फिर बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो बजट के अंदर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। आखिरी में एट लास्ट हम देखेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, कि यानी गवर्नमेंट को जो डेफिसिट होता है उसके क्या मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब एक्चुअल में बजट के बारे में तो तुमने सुना होगा, है ना, कि बजट बनता है एक, है ना। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया है, और मैं थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ें बताऊंगा, उस पर ध्यान देना। क्योंकि जिसने भी गवर्नमेंट बजट प्रोजेक्ट के लिए ले रखा है तो उसको बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, तो अगर हम ये देखो, ये उसमें जो बुक है अपनी संदीप गर्ग की बुक से बता रहा हूँ मैं ये, कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अब मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा है उसमें हर गवर्नमेंट का क्या होता है, मतलब एक एम होता है, उसका लक्ष्य होता है कि वो उसकी कंट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए वेलफेयर का काम करे, यानी पब्लिक के लिए कल्याण का काम करे। तो इसके लिए उनको किस किस चीज़ की जरूरत होगी। अगर हमको पब्लिक का वेलफेयर करना है तो इसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना पड़ती है। अब इसमें हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, कि जैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमको सरकारी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट खोलती है। फिर उसके बाद स्कूल्स खोलती है इसके अंतर्गत। इकोनॉमिक के अंदर आता है कि सरकार एक्चुअल में जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना है तो उसके लिए इकोनॉमी मतलब धन कहाँ से लाएगी। तो उसके लिए तरह तरह के डिफरेंट टाइप के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये करती है। और जो टैक्स से जो पैसा आता है उसके लिए पब्लिक, जो कि जैसे SC ST और दलित जो वर्ग है ना, क्लासेस है, तो उसके लिए वेलफेयर का काम करती है। तो इन सब एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे स्कूल बनाएंगे तो कोई एक स्कूल तो बनाना नहीं है, क्योंकि जब भी बजट बनाया जाता है तो पूरी इकोनॉमी के लिए बनाया जाता है। आया ये, तो उसके अंदर इसलिए सरकार की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है वो बजट के द्वारा ही डिटरमाइन होती है, मतलब निर्धारित होती है। तो बजट क्या है एक्चुअल में हम ये देखेंगे अब इसके अंदर, है ना। तो ये इसमें दिया है, उसके हिसाब से बता देता हूँ। दिस रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट प्लानिंग। मतलब बजट बनाना है अपने को, तो बजट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट अगर एक्सपेंडिचर करना है तो एप्रोप्रिएट प्लानिंग करना पड़ती है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाते हैं, यानी बजटरी पॉलिसीज़ बनाते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, बहुत तरह की मतलब पॉलिसीज़ ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो ये इन सब का जो हमको पॉलिसी और प्लानिंग करना है तो इसको किस में डिफाइन करेंगे इसके अंतर्गत। तो ये सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बजट के अंदर है। तो अब बजट क्या होता है एक्चुअल में, तो मैं बजट का ये मीनिंग बता रहा हूँ। अब इसमें देखना, बजट के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट्स पे कंसीडर करना कि बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर, इसको कहते हैं अपन, है ना। मतलब ये गवर्नमेंट का जो बजट होता है एक्चुअल में एक स्टेटमेंट होता है, जो कि गवर्नमेंट के को जितनी भी रिसीट्स से प्राप्त होगी, यहाँ पर याद रखना एक्चुअल रिसीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी कि सरकार को कितना अनुमानित इनकम प्राप्त होगी और कितना अनुमानित एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्चुअल में ये अनुमानित रिसीट्स और अनुमानित एक्सपेंडिचर का एक ऐसा विवरण होता है, विवरण है मतलब इसके अंतर्गत, जो किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, जिसको हम फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि कब स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। यानी 1 अप्रैल इस साल का आएगा तो 31 मार्च अगले साल का, यानी 9 और 3 का रेशो है। 9 महीने इस करंट ईयर के और 3 मंथ से इधर। ये हमेशा याद रखना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे टैक्स लगता है उसको भी ये अकाउंट इसी प्रकार से बनाना पड़ते हैं, फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर के हिसाब से, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल की 31 मार्च को एंड होता है। ओके, अब हमारे इंडिया के अंदर अगर देखें, इसमें बुक के अंदर नहीं दिया फिर भी याद रखना है, थोड़ा मैं बता देता हूँ
कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 112 यानी 112 आर्टिकल नंबर के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पूरे कंट्री के लिए यानी कंट्री एज अ होल के लिए गवर्नमेंट को एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जिसको यूनियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। आ गया, ये यूनियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह से हमारे जो आर्टिकल है 202 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट से चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट से वो ये चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। आ रहा है ये 202 के अनुसार, ये स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार कि स्टेट गवर्नमेंट को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। हो गया, ताकि वो एक्चुअल में वो कौन सा बजट कहलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का बजट कहलाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट जो बनता है वो आर्टिकल 112 के अनुसार बनाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कंपलसरी की ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है या यूनियन गवर्नमेंट को बनाना है। और 202 आर्टिकल के अनुसार ये स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है। ओके, और इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट को भी बजट, मतलब सरकार के जितने भी लेवल होते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे लोकल लेवल हो, तीनों प्रकार के लेवल के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत कि जो सरकार के द्वारा जो बजट बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो बजट बनाए जाते हैं। पहला बजट बनता है रेलवे बजट और दूसरा बनता है जनरल बजट। तो रेलवे बजट हमारे कोर्स में नहीं है, जो जनरल बजट बनाया जाता वो ही हमारे को यहाँ पर स्टडी करना है। अब उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू गवर्नमेंट बजट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, तो मैं इसमें बता देता हूँ। एक तो ये बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, यानी कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट हर लेवल के लिए बनाया जाता है। ये बजट हर लेवल के लिए बनाया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। आया ये, तो ये एनुअल बजट होता है, यानी हर साल के लिए अलग अलग बजट बनता है इसके अंतर्गत। और बाकी तो ये बता चुका हूँ, है ना, इसके अंतर्गत कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। फिर अगला मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं और रिसीट्स होती है उसी को प्लान किया जाता है। वास्तव में एक्चुअल में बजट बनाने की एक प्रोसीजर होती है उसकी ये बजट बनाने की। तो ये 6 प्रोसीजर होती है, जिसको मैं ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। वो 6 प्रोसीजर क्या होती है उसको मैं बता दूंगा, है ना। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स होती है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाता है कि कुल कितना पैसा हमको प्राप्त होगा, है ना, टैक्स लगा के कितना पैसा प्राप्त होगा और कितना एक्सपेंडिचर करना है। यानी अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड करेगी कि पूरे कंट्री के अंदर हमको कुल कितना खर्चा करना है, उस खर्चे को प्राप्त करने के लिए उसको इतनी इनकम भी होना चाहिए, उसके हिसाब से ही ये टैक्स की रेट बढ़ाती घटाती है। हो गया, बोलो क्लियर हो गया इसमें। तो ये प्लान किया जाता है और ये ही गवर्नमेंट का क्या होता है, ये जितनी भी वो ऑब्जेक्टिव होती है उसी के अनुसार ये प्लान किया जाता है। अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि बजट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट में। सबसे पहले पार्लियामेंट में होता है। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि एक्चुअल में पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है और फिर 2 हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। यानी 3 चीज से मिलकर पार्लियामेंट बनी है। सबसे पहले तो अपना जैसे प्रेसिडेंट ले लेते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बजट सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। जो एक ही दिन में, ध्यान रखना, लोकसभा में प्रेजेंट करेगा, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जो होता हमारा वो प्रस्तुत करता है, वहाँ पर प्रेजेंट करता है, कहने का मतलब। और उसी दिन उसका कोई मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर का कोई जो मंत्री होता है वो राज्यसभा में भी उसको वहाँ पर प्रेजेंट करता है। आया, तो कहने का मतलब ये दोनों मतलब ये एक ही दिन 2 व्यक्ति, 2 अलग अलग मंत्री ये बजट कहाँ पे पारित, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा राज्यसभा में। फिर दोनों में इसमें बहस होती है, वहाँ पर डिस्कशन होता है बजट में। उसमें कई आइटम्स पे, जैसे वोटेबल आइटम्स होती है, नॉन वोटेबल आइटम्स होती है, उस पर डिस्कस किया जाता है। वोटेबल का मतलब कि ऐसे खर्चे जो बड़े बड़े होते हैं जिसमें हमको लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन चाहिए, अगर वहां से पास होगा तो ही हम वो खर्चा कर सकती है गवर्नमेंट। और नॉन वोटेबल ऐसे कई खर्चे होते हैं जिसके लिए वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर बहस का मुद्दा ही नहीं रहता है। उसको तो ऑलरेडी, जैसे कि जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, इनकी जो सैलरीज होती है, इनके अलाउंसेस होते हैं, तो वो खर्चे करने। तो ऐसे ये वोटेबल और नॉन वोटेबल, ये मैं और इसका डिटेल चाहोगे तो बाद में बता दूंगा, बाकी अपने कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ।
फिर इसके बाद इट इज रिक्वायर्ड टू द अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो बजट एक्चुअल में बन जाता है, कब तक बनता है? हमारी बुक के अनुसार लिखा है कि ये फरवरी में बनता है, एक्चुअल में फरवरी में नहीं बनता है, उसका भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। ये बजट बनने की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में ये स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त से, और ये जुलाई अगस्त से बनते बनते कम से कम ये 7-8 महीने लगते हैं, जब जाके वो एक्चुअल में लोगों के सामने प्रस्तुत होता है वो, यानी कि उसको डिस्क्लोज करते हैं उस दिन फरवरी में। तो बनने का प्रोसीजर जो शुरू होता है वो जुलाई अगस्त से होता है, ये याद रखना इसमें। तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव्ड होता है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारी पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा राज्यसभा, उसमें हमने प्रेजेंट किया, वहाँ डिस्कस हो गई। डिस्कस होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक और चीज शामिल होती है, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट शामिल होता है। तो आखिरी में जब प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है, उसको लगता है कि हाँ ये पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद अपनी साइन करता है, साइन कर देगा तो उसके बाद ही सरकार फिर इसको इम्प्लीमेंट करती है। देखो फरवरी में बन जाता है, मार्च में इसमें कभी कोई अमेंडमेंट करना हो, पब्लिक कोई आवाज उठा रही हो इस बजट के प्रति, तो वो 1-8 महीने का बीच में गैप देते हैं और उसको अप्रैल से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो याद रखना प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद ही इम्प्लीमेंटेड होता है। अब ये देखना इसके अंदर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट बजट का, जो भी स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक बजटरी प्रोसीजर होता है हमारे इंडिया के अंतर्गत। हमारा इंडिया क्या है इसके अंतर्गत, एक मतलब फेडरल सिस्टम होता है यहाँ पर, है ना, इसके अंदर देश चलाने का। तो इसमें हर गवर्नमेंट बजट बनाती है, जैसा भी मैंने बताया, हर गवर्नमेंट अपना अलग अलग बजट बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट अलग बनाती है। तो इसमें बजट का जो प्रोसीजर है उसमें 6 मतलब स्टेप्स होती है जिसमें बजट बनता है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ बजट की जाती है ना। तो ये जैसे मैं बता रहा था कि जुलाई अगस्त के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है बनना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक एस्टिमेशन या एस्टिमेट फार्म भेजना पड़ता है। कौन भेजता है इसके अंतर्गत? ये फाइनेंस मिनिस्टर भेजता है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहाँ सबको एक एस्टिमेशन फार्म भरना पड़ता है। हर एक डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, एस्टिमेशन बताओ, एस्टिमेशन कितनी रिसीट्स होगी, एस्टिमेटेड कितना आपका खर्चा होगा। तो ये हर एक डिपार्टमेंट से बुलवाया जाता है। देखो जुलाई अगस्त से हर डिपार्टमेंट से बना रहे हैं। फिर हर डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है तो वो एक अनुमान तैयार करता है कि हमको पिछले वर्ष कितना, हमारा लास्ट ईयर कितना इनकम एक्सपेंडिचर हुआ था, है ना, इस साल कितना होने की संभावना है, और इसमें और कभी कोई खर्चा हो और अगर अमेंडमेंट करना पड़े इनकम एक्सपेंडिचर में तो ये सारी चीजें लिखकर ये देता है। तो ये प्रोसीजर हर एक डिपार्टमेंट बनाएगा, तो कोई अचानक तो बन नहीं जाता, इसलिए जुलाई अगस्त से प्रोसीजर चालू हुआ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है। फिर वो सारे जो एस्टिमेशन होते हैं वो कहाँ भेजते हैं इसके अंतर्गत? ये उसके पास भेजते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फिर इसके बाद ये जब पूरी ये प्रोसीजर हो जाती है, सारा पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको कहां पर प्रस्तुत करते हैं, इसमें पार्लियामेंट के अंतर्गत। फिर पार्लियामेंट में इसमें क्या होती है, जनरल डिस्कशन होता है, बजट पर जनरल डिस्कशन होगा, है ना। और सारे डिस्कशन होने के बाद, और ये डिस्कशन कम से कम वहां पे भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं, 4 से 5 दिन लग गए। उसके बाद वहां पर क्या होती है, वोटिंग होती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें वोटिंग करते हैं, यानी कि उसमें जो नॉन वोटेबल आइटम्स होती है और वोटेबल आइटम्स होती है, उस पर वोटेबल आइटम्स मतलब जो बड़े बड़े खर्चे करना हमको, जिसकी अपने को अप्रूवल जरूरी है, इसके अंदर कोई खर्चा देश के अंदर करना अपने को पब्लिक वेलफेयर पे भी, तो इसके लिए वोटिंग ली जाती है। और अगर 2/3 वोट अगर आ जाते हैं तो वो खर्चा कर सकते हैं हम, और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर वो खर्चा करने का अधिकार सरकार को नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जब वोटिंग मतलब ये बहस हो गई, वोटिंग हो गई, उसके बाद क्या करती है, एप्रोप्रिएशन बिल निकालती है और एक फाइनेंशियल बिल निकालती है। तो अप्रूवल बिल उसके अंदर का ये जितनी भी आइटम्स होती थी कि हम कौन कौन सा वोटेबल आइटम है, इस पे ये लिखी जाती है, जितनी भी नॉन वोटेबल आइटम होती है वो लिखी जाती है। उसके बाद फिर ये सरकार को अगर ये पास हो जाता वहां से है ना, एप्रोप्रिएशन हो जाता उसका, तो उसके बाद फिर सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो खर्चा कर सकती है। अब खर्चा कर सकती है, उसके बाद सरकार क्या करती है, ये एक फाइनेंस बिल निकालती है। उस फाइनेंस बिल के अनुसार क्या होता है कि जो सरकार को फाइनेंस बिल के अंदर जितने भी टैक्स के प्रपोजल होते हैं वो सरकार के द्वारा उसमें लिखे जाते हैं। आया, उसके बाद फिर उस पर 14 डेज तक उस पर कंसिडरेशन होता है, विचार विमर्श किया जाता है ना। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन किया जाता है उसका। जब पारित हो गया उसके अंतर्गत, अब उसका एग्जीक्यूशन कर देते हैं। फिर उसमें कितना कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होती है, कस्टडी ऑफ फाइनेंस होती है, बहुत सारी मतलब प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद इसके बाद एक लास्ट प्रोसीजर और आ जाता है इसके अंतर्गत, ये बता रहा हूं मैं
कि एक आता सप्लीमेंट्री बजट भी बनता है। ये तुम्हारे उसमें बुक में फिर ये नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए याद रख लो, बजट से संबंधित नॉलेज होना चाहिए अपने को, है ना। तो उसमें सप्लीमेंट्री बजट बनता है। कभी कभी क्या होता है, बजट में हमने राशि प्राप्त करा ली, जैसे सरकार ने एक डिपार्टमेंट ने बताया कि इसके अंदर जैसे हम स्कूल बनाएंगे तो बोले इसमें 50 लाख खर्च होंगे। बजट में अपन ने 50 लाख का एस्टिमेशन खर्चा बताया, लेकिन वास्तव में जब हम वो स्कूल बनाने लगे या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नमेंट के लिए के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता है वो करने लगे, तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, 60 लाख लगेगा। तो ये अब वो खर्चे की परमिशन अपने को कितनी मिली थी वहाँ पर पार्लियामेंट से, 50 लाख की गवर्नमेंट को। अब वो 10 लाख रुपए जो एडिशनल खर्चा हो रहे हैं, तो इसके लिए फिर एक बजट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री बजट। आ गया। तो इसके साथ अपन ये यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं ये वाला, और अब अगला टॉपिक लेंगे इसमें अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, इसको अच्छी तरह से जब तक पढ़ के रखना।